नॉर्थ वेस्ट मुंबई से हमारे कैंडिडेट को विक्टोरियस डिक्लेयर किया गया, रविंद्र वाइकर जी को। सो हमारी हिट रेट उनकी हिट रेट से काफी अच्छा है। सो इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। लेकिन खास करके मैं मुंबई के बारे में एक बात कह सकता हूँ कि मुंबई में ऐसे हमें लग रहा है कि 6 सीटों में से केवल 2 सीटों पर एनडीए के एमपी चुन के आए हैं। तो मुंबई पर हमें अवश्य इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मुंबई हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से एक एरिया है जी। असेंबली चुनाव में 280 एमएलए में से 36 एमएलए मुंबई से आते हैं। तो मुंबई पर हमें फोकस करना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, जहां तक मुंबई की सवाल है, कि महायुति ने काफी महायुति के पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो चाहे हमारी पार्टी सेना हो, हमने काफी लेट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया और काफी लेट कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया। आई थिंक 2 या 3 सीटों पे पीयूष गोयल जी जो उत्तर मुंबई से लड़े, एक राहुल शिवाले जी जो दक्षिण सेंट्रल मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई से चुनाव लड़े, उन्हीं का नाम बहुत एडवांस में डिक्लेयर किया गया। बाकी सीटों पर एकदम लास्ट मिनट तक हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कांग्रेस ने भी वर्षा गायकवाड़ का नाम लास्ट मिनट पे ही डिक्लेयर किया। इससे कैंडिडेट को एरिया को कवर करने में अन्य गठबंधन साथियों के साथ बैठकर, उनके नेताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जी, जो समन्वय होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इन चीजों में समय लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं आपको आज एट द टॉप ऑफ माय हेड एक उत्तर नहीं दे सकता हूं कि क्या हुआ। आई अंडरस्टैंड मिलिंद, आई टोटली अंडरस्टैंड, नंबर्स हैव कम, नंबर्स अभी आए हैं तो एक टाइम लगता है। पृथ्वीराज चौहान भी मेरे साथ हैं, हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब भी हैं, आपके फॉर्मर सहयोगी भी हैं, फॉर्मर सीएम भी रहे हैं। पृथ्वीराज जी, मिलिंद देवड़ा को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना, एनी मैसेज फॉर मिलिंद देवड़ा एंड मिलिंद देवड़ा, एनी मैसेज फॉर पृथ्वीराज जी? देखिए, मिलिंद जी हमारे साथी, सहकारी थे, मित्र थे और मित्र रहेंगे। उन्होंने पल्ला बदला है, लेकिन मिलिंद जी ने एक बात कही कि कोई डिसाइसिव मैंडेट एमवीए के फेवर में नहीं है। देखिए, अगर 2/3 सीटें आना, अगर डिसाइसिव मैंडेट नहीं है तो क्या है? एक परंपरा रही है कि विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियां अच्छा करती है, सरकारें बनाती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जी को सब लोग वोट देते हैं। अब क्योंकि तो ये लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ 2/3 सीटें एमवीए की आई है। इससे और डिसाइसिव वोटिंग क्या होगी? हम कोई रशिया तो है नहीं कि 100% हम वोट सीटें जीते। 2/3 बहुमत ये डिसाइसिव वोट है, और जिसका प्रतिबिंब हम विधानसभा के अक्टूबर के चुनाव में देखेंगे। उसमें इससे भी ज़्यादा अक्सरियत होगी। हमारे तीनों दलों का गठबंधन बहुत अच्छा जेल हुआ था, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा था। हाँ, 2-3 सीटों में हमें भी दिक्कत आई थी, काफ़ी आखिर तक हमको फैसला हम नहीं कर सके थे। वर्षा गायकवाड़ की सीट हम चाहते थे कि दक्षिण मध्य मुंबई से मिले जी, और उसके बदले हम शायद उत्तर मुंबई की सीट शिवसेना का देते जो अच्छी तरह से लड़ सकते थे। हमें शायद इतने अच्छी तरह से हम नहीं लड़ सके वो। तो देखिए, वो हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई। पहली बार महाराष्ट्र में 6 पार्टियां लड़ रही थी, 2 गठबंधन में 3-3 पार्टी एक तरफ। जी, तो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल नहीं है। मिलिंद के बाद में शायद कुछ पार्टियां मिलिंद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है और बहुत ही रेयर होता है जब आप दोनों जैसे वरिष्ठ नेता हमारे साथ हो। मिलिंद देवड़ा, योर व्यू, व्हाट्स योर टेक? आपका टेक क्या है? मेरा टेक इतना ही है। मैं भी पृथ्वीराज जी को मैं बहुत उनका आदर करता हूं और व्यक्तिगत रूप से हमारे रिश्ते थे, है और भविष्य में भी रहेंगे, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं। लेकिन 6 महीनों के बाद जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव आ रहा है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहूंगा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुई। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि दिस वाज अ वन साइडेड डिसाइसिव मैंडेट। इनफैक्ट काफी एग्जिट पोल्स ने ये कहा कि एमवीए को 35 सीटों तक एमवीए जीत सकती है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस जी। तो ये नहीं हुआ। एक बात मैं 100% कह सकता हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंस कैसे कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा हिट रेट वो पवार साहब ने क्लॉक किया। आई थिंक ऑलमोस्ट 8 सीटों में से 7 सीट पे जीत के आए, जीत रहे। मिलिंद देवड़ा जी,
एक सवाल है आपसे, एक ये भी कहा जा रहा है कि एमवीए को लेकर थोड़ी सिंपैथी भी थी, मतलब उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी में जो तोड़फोड़ हुई या जो भी रीजंस रहे हों, लेकिन एक सिंपैथी थी एमवीए को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, शरद पवार, अजीत पवार, पवार गुट। तो आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? आज बूथ वाइज एनालिसिस करना उचित नहीं होगा, न तो पॉसिबल संभव है। ये हो सकता है कि सिंपैथी है, लेकिन एक काउंटर व्यू भी हो सकता है कि यदि सिंपैथी होती थी तो शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना को 7 सीटें कैसे मिलती थी। तो ये भी एक काउंटर व्यू हो सकता है। लेकिन मैं आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र पर इंट्रोस्पेक्शन होगा, महाराष्ट्र के बाद मुंबई में इंट्रोस्पेक्शन होगा। मुंबई में हमें पार्टी को, महायुति को किस प्रकार से सुधारना है, किस प्रकार से महायुति को, पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, इस पर अवश्य आत्मचिंतन होगी। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पहली बार 1991 के बाद किसी एक पार्टी को 240 सीट मोदी जी के भाजपा को मिली है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 10 सालों के बाद, जबकि ऑपोजिशन कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, पूरी देश में एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद 240 सीटें मिलना, जबकि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। राजीव जी की असैसिनेशन के तुरंत बाद जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को 1991 में 33 इयर्स पहले 243 सीटें। लेकिन ये कहा जा रहा है मिलिंद जी कि ये एक तरीके का मॉरल लॉस है, मतलब ये नैतिक हार है कि टारगेट 370 था तो 370 से घटकर 240, पिछली बार शायद 303 थी, तो पिछली बार 303 से आप घटकर 240, तो 63 का वहां नुकसान, टारगेट 400 370, तो ये नैतिक हार है। तो मॉरली प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ले लेनी चाहिए, ऑपोजिशन ये कह रहा है। हाँ, और एनडीए को सरकार भी नहीं बनानी चाहिए। मॉरल हार और टेक्निकल जीत, इन चीजों में ये केवल डिबेटिंग के लिए ठीक है। मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं यदि आज कांग्रेस में होता था और कांग्रेस जिस प्रकार से रिजॉइस कर रही है, मना रहे हैं कि उनको 98-99 सीटें मिली। 2009 में 15 साल पहले मैं जब सांसद बना दूसरी बार, उस समय कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली। 15 सालों के बाद जब मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस 206 सीटों से लेकर आज 98 या 99 सीटें पे आ गई है। 5 साल पहले 55 सीटें भी थी, 10 साल पहले 44 सीटें थी। तो आज यदि कांग्रेस पार्टी इस नंबर को लेकर रिजॉइस करी है, पृथ्वीराज चौहान जी और पार्टी रिजॉइस करी है, मैं यदि कांग्रेस में होता था तो मैं रिजॉइस नहीं करता। ये कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर, आज भी गंभीर परिस्थिति है। कांग्रेस पार्टी अमेठी, रायबरेली जीत के आई, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, कल से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन जो है वो बंद रहेगा शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, यानी शपथ ग्रहण 9 जून से पहले हो जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा दोनों इस समय बीजेपी मुख्यालय के लिए निकल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पे आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 8 बज चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंचेंगे। जो पार्टी ऑफिस है वहां पर जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह निकल चुके हैं। ये एक बड़ी खबर यह है कि 9 जून तक राष्ट्रपति भवन बंद रहेगा शपथ ग्रहण की तैयारियों। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी लाइव है, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है बीजेपी मुख्यालय में। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमित, अमन देखिए, इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर अभी पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। और आप ये पीछे तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद बहुत ज़्यादा डर के बावजूद इसके लोगों की जो भीड़ है वह यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और यहाँ पर कई जो महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पोस्टर देखिए, अभी ये पोस्टर जो रिजल्ट आया है लगा है धन्यवाद भारत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए। तो किस तरीके से एनडीए की सरकार आई है, एनडीए के महत्व को बताते हुए ये पोस्टर बयां कर दे रहा है इनकी राजनीतिक रणनीति की कैसे अब आगे वो बढ़े। ठीक है अमित, तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर से हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां वहां पर है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तीसरी बार मोदी सरकार। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से, मृत्युंजय तिवारी जी, क्या से क्या हो गया सर? नहीं, क्या से क्या होना था, जो हुआ है उससे पूरा देश खुश है। जनता ने वोट किया, बीजेपी को बहुमत बिहार में नहीं। आप खुश हैं जी? मैं तेजस्वी जी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था। बिहार से आप खुश हैं? देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा। ठीक है कि बिहार में
पूरे गठबंधन को 9 सीट मिले। 9? कहां से 9? 4 आरजेडी को, 3 कांग्रेस को और 2 सीपीएम एमएल को। मेरे ख्याल से 6 मिले हैं। नहीं 9 सीट है टोटल। और ये देखिए जो लड़ाई है यूपी बिहार होते हुए ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। आपने इतनी इसमें उम्मीद कोई शंका नहीं है। इतनी उम्मीद की थी क्या? आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? ये बदलाव के लिए वोट किया जनता ने, कैसे? जनता ने बदलाव के लिए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, ये 400 पार का नारा का तो हवा निकल गया ना। मतलब बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अरे भाई, तो 400 पार। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जो 98-99 सीटों पर है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उनको बहुमत है क्या? मोदी ने कह दिया कि हम 400 पार आएंगे, तो आपने पत्थर की लकीर मार ली, 400 पार ही आएंगे। सारे तंत्र, सारे षड्यंत्र, प्रधानमंत्री बनूंगा 2029 में, मान लेंगे क्या? वो लड़े, बहुमत में नहीं आई तो जनता ने तो दिया ना कि हमको बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूं। आप संतुष्ट हैं? यही उम्मीद थी आपकी? हमारा नहीं, हमें उम्मीद थी, भरोसा था कि हम इससे बेहतर करते। हम 15 से 20 सीटों पर जीतते, हम नहीं जीत पाए। आपको लग रहा है कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? नहीं, 9 सीटों पर हम जीत हासिल की है इंडिया गठबंधन वहां। अब बाकी सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हम पीछे रह गए। विश्लेषण करेंगे, काराकाट सीट पर आप इसलिए जीते, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए आ रहे क्योंकि पवन सिंह खड़े हो गए वहां पर निर्दलीय, इस वजह से आप लोग जीत गए। आप भी जानते हैं, अगर इसका पूर्णतः विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स निकल के आएंगी। हमारे साथ मलूक नागर भी है, मुकाबले में तेजस्वी यादव भी है, तो अच्छा परफॉर्मेंस किया ही ना भाई। मलूक नागर इंतजार कर रहे हैं। मलूक नागर, अच्छा परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? अब अच्छे परफॉर्मेंस की डेफिनेशन ही बदल गई है। 242 सीटों वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और जो टोटल गठबंधन 233 आ रहा है, 25 से 35 दल मिलाकर, वो बेटर परफॉर्मेंस है। 98 अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए देवगन साहब, सलाह फ्री में बांट रहे हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमने 295 कहा था और हमारे 200 कुछ आकर के रुक गई गाड़ी। अपने लिए कुछ नहीं कह रहे, हमारे लिए जहां पूरा बहुमत है 272 के जगह 300 के करीब हैं, 292 हैं, हमें अब भी यूँ कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर हार है। तो क्या हमारे जो कांग्रेसी साथी पहले बोल करके गए बड़े सीनियर नेता, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तीसरी बार कुछ वोट कम हुई थी नेहरू जी की पहले के मुकाबले बीच वाले टर्म में, सेकंड टर्म में, तो क्या ये एडमिट करते हैं कि वो नेहरू जी की नैतिक हार थी? दूसरा, अब इनसे ये पूछ लो, ईवीएम खराब है या जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र पे कुछ खतरा है, या सारा का सारा ईवीएम या माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी चुनाव बिहार में खराब है शायद, उससे क्या इन्हें अभी संविधान खतरे में लगता है क्या? नहीं, वो बिहार में खराब है, यूपी में सही होगा। अब वो स्टेट वाइज ईवीएम का जो एनालिसिस किया गया, शायद बिहार में खराब हो गया होगा क्योंकि एनडीए अच्छा कर गई, और जो यूपी में जो है बढ़िया काम कर रहा होगा ईवीएम, क्योंकि यूपी में जो है बीजेपी को बड़े झटके लगे। शहनवाज हुसैन साहब हैं, अमीक जमाई साहब हैं। अमीक जमाई, जो मलूक नागर ने पूछा वही मैं आपसे सवाल लेकर आ रहा हूं। अब तो ईवीएम, डीएम, ईसीवीसी सब बढ़िया, एकदम लोकतंत्र भी बच गया, संविधान भी बच गया। नहीं अमीक भाई, और बहुत बहुत स्वागत और बधाई शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपको उत्तर प्रदेश में। अमीक जी, देखिए, सुबह से जब मैं देख रहा हूं, आप लोगों ने इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं। हम सबका मानना यही होता है कि एक किसी भी जगह पर बैठ के एक इंडिपेंडेंट बात करनी चाहिए। जब नहीं होती है तो हम लोग सवाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष में हमारा काम है सवाल करना। आप नाराज हो जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं दो बहुत छोटी बातें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, और देश में जो एनडीए डूब गया, जो जहाज डूब गया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने डुबा दिया, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता थे, न जाने क्या क्या थे। 370 आ रहा था, 400 आ रहा था, चलो कोई नहीं है, नहीं आया, कोई बात नहीं। हम ये पूछते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले रहे हैं आज शाम में, या जेपी नड्डा साहब को बेचारे फिर उन्हीं के ऊपर उनको जिम्मा ठहरा दिया जाएगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल इंडिया अलायंस की बैठक के बाद तय होंगी। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी अभी सारे आंकड़े
जब सर्टिफिकेट बढ़ जाएंगे, सारे कैंडिडेट्स को जब सर्टिफिकेट बढ़ जाएंगे, उसकी गिनती होगी, नंबर अपने आप आ जाएगा। हम तो देख रहे हैं कि भाई हार कैसे नंबर अभी जो एग्जैक्ट में ऐसे ही सरकारें बनती हैं मिला जुला के, बट हमारा ये कहना है कि ये सबसे कमजोर सरकार, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री की जो शक्ति थी, जनता ने इनको ठीक है अमीक जी, अब एक बार शहनवाज हुसैन का रिएक्शन ले लूं आपकी इजाजत से। उसकी हैसियत क्या है? मैं समझ गया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए। मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूं कि मोदी जी लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, वो हार रहे हैं, और आप तीसरी बार विपक्ष में बैठने जा रहे हैं, आप जीत रहे हैं। ठीक है, एक बार शहनवाज हुसैन का, फिर आप बोलिए अमीक जमाई। एक मिनट, एक एक कमेंट ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब, सुना आपने, आप हार गए हैं, मोदी जी की नैतिक हार हो गई है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद आंकड़ा नहीं देख रहे लोग। 292 एनडीए की गिनती है, उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है कि नैतिक हार हो गई। अगर हम 399 भी लाते तब भी कहते कि नहीं आप 400 नहीं लाए, एक सीट कम लाए इसलिए नैतिक हार हो गई। अरे लोकतंत्र में 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, और ये जादुई आंकड़ा हमने पार कर लिया है, 20 सीट ज़्यादा, और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आपको निमंत्रण दे रहे हैं, 8-9 तारीख को जब भी ओथ होगा तो आपको भी कार्ड भिजवाएंगे, आइएगा। 5 साल सरकार चलेगी, विपक्ष में रहिए। और जहाँ तक सवाल है यूपी के परफॉर्मेंस का, ठीक है आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको बधाई हो, लेकिन ये कह देना, अब हम कह दें कि नहीं साहब आप सारी सीट लड़े थे, सिर्फ 37 जीते इसलिए आपकी नैतिक हार हो गई। हम लोग जीत गए हैं, फराग दिली से काम लीजिए, बधाई दीजिए कि मोदी जी फिर से हैट्रिक मार के सरकार में आ गए हैं। आपके होम मिनिस्टर हार गए, हिंदुत्व आइकन साध्वी निरंजना ज्योति हार गई, आपके कौशल किशोर काबीना मंत्री हार गए। ये उत्तर प्रदेश ने आपका हाल किया है, और आप जानते हैं ना जहाज में टेक ऑफ करने में लैंड करने के बीच में क्या-क्या हो उत्तर जाता प्रदेश है। में बेशक आपकी पार्टी ने अच्छा करा है, लेकिन देश में बीजेपी ने बेहतर करा है। ओडिशा में सरकार बना ली है अपने दम पर, एनडीए आंध्र में सरकार बना ली है अपने दम पर, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार आ गई है। अब आप मुझे बताइए, आप कुल मिलाकर देखिए बीजेपी की अब ओडिशा में भी सरकार है, आंध्रा में भी सरकार है, अपनी सीट से हार गए, और नवीन पटनायक को हराया गया है अपनी सीट पर, नवीन पटनायक हारे हैं। तो अमीक जमाई देखिए, एक होता है कि आप अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करिए। देखिए मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अकेले जिम्मेदार है। किस चीज के जीत के? कुछ नहीं समझते हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म मिल रही है, जो ये परफॉर्मेंस है, जो ये अमीक जमाई नरेंद्र मोदी से आपका गुस्सा हो सकता है। अमीक जमाई हियर मी आउट। देखिए नरेंद्र मोदी से आपका गुस्सा हो सकता है, खुंदक हो सकता है, होगी खुंदक, आपकी गुस्सा होगा, किसी बात का हो सकता है। अमीक जमाई को विचारधारा पे, नीतियों पे टकराव है, नीतियों पे ही गुस्सा होगा, नीतियों पे ही गुस्सा होगा। लेकिन आपको ये बात देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि दूसरे की लकीर छोटी करने से अपनी लकीर बड़ी नहीं होती, अपनी लकीर बड़ी खींचिए। अगर इंडिया के नंबर होते 300 के पार तो बोला जाता कि इंडिया ने एनडीए को हरा दिया, अमन चोपड़ा। लेकिन आज जब बीजेपी अपने बूते के ऊपर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और एनडीए का 292 का नंबर है, आंध्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है, ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, मतलब फिर भी अगर ये कह रहा है, अगर खुशफहमी में रहना चाहता है तो बीजेपी के लिए अच्छा है। कोई हार की हैट्रिक लगाए वो जीत गया, वो जीत की हैट्रिक लगाए वो हार गए, कोई 240 में हार गया, कोई 98 में जीत गया। तो ये तो अपनी अपनी परिभाषा है। अजय आलोक भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक भाई मैं आपके पास आऊंगा ऐसे तस्वीरें बताते हुए। देखिए आप देख सकते हैं गृह मंत्री जो है अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सारे वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:10 हो चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर पहुंचेंगे, संबोधन होगा, तुरंत आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले अब अजय आलोक मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, 303 से 240 ये हार गए हैं आप लोग, हार गए हैं, बुरी तरह हार गए हैं आप लोग। सुना आपने अमीक जमाई को, विवेक जी को, सबको आपने सुना। राजीव रंजन भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अजय आलोक। आप दिल्ली की उस धरती का अवलोकन करवा रहे हैं जहां की 7 सीटें हमने जीती। खुशी का माहौल दिल्ली आप देश के बारे में वो बता रहे हैं, देश के बारे में आप वो बता रहे हैं जहां पे एनडीए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। इस समय हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए को 292,
बीजेपी को अपने बूथ है 242, बड़ा नंबर है। अगर हम सिंगल वर्ड में देखें तो पूरा इंडिया अलायंस एक तरफ, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। अब देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टियों को मिला दे तो जितनी सीटें 232, उतनी अकेले मोदी के नाम पर बीजेपी को 2